अब क्या दर दर भटकेंगे गाजा के फिलिस्तीनी? लाखों फिलिस्तीनियों के सिनाई में भटकने की लिख दी गई है इबारत। इस पर आज बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन एम्पायर कलैप्स हुई तो विजयी देशों विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस ने बंदर बाट करते हुए ओटोमन एम्पायर के कई इलाके अपने अधीन कर लिए। इसमें फिलिस्तीन का भी देश था जो ब्रिटेन के अधीन आ गया। इसराइल का तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। फिलिस्तीन का शब्द इतना पुराना है कि यहूदी और ईसाई ग्रंथों तक में इसका उल्लेख है। फिलिस्तीन में ही यरूशलेम था जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों बड़े धर्मों के लिए विशेष महत्व रखता था। यरूशलेम पर कब्जे के लिए इतिहास में कई बार हजारों लाखों लोगों का खून बह चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से यूरोप में ईसाइयों के बीच यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही थी। ये नफरत बहुत पहले से थी क्योंकि ईसाइयों का मानना था कि यहूदियों ने ही साजिश करके ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये नफरत बढ़ती ही जा रही थी। इस नफरत का सोर्स था यूनाइटेड स्टेट्स से छपने वाला हेनरी फोर्ड का एक अखबार द डियरबॉर्न इंडिपेंडेंट, जिसका विस्तार से उल्लेख हम 25 अक्टूबर 2022 को अपलोडेड अवाम को भीड़ में बदलने का सीक्रेट तरीका नाम के वीडियो में कर चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप में यहूदियों के खिलाफ आक्रोश इतना बढ़ा दिया गया कि हजारों यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया या गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ब्रिटेन तबाही के मुंह पर था, जब जर्मनी के हवाई जहाज बड़ी संख्या में उड़ते हुए लंदन पर बमबारी कर रहे थे और जब समुद्र में ब्रिटेन के अनेक जहाज तबाह हो चुके थे, ब्रिटेन पैरों पर आ गया था, घुटनों पर आ गया था, तब कथित तौर पर यहूदियों ने ब्रिटिश सरकार से यह एग्रीमेंट किया था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को ब्रिटेन के पक्ष में लड़ने के लिए इस युद्ध में ला सकते हैं और इसके बदले में शर्त ये रखी कि यहूदियों के लिए एक आज़ाद देश उन्हें सौंपा जाए। ओटोमन एम्पायर के दौर से यहूदियों में एक अपना राष्ट्र बनाने की तहरीक जोर पकड़ गई थी और वो विभिन्न प्रकार के प्लान और साजिशें बना रहे थे इस राष्ट्र को बनाने के लिए। जाहिर है कि ओटोमन एम्पायर की ज़मीन पर यह यहूदी राष्ट्र तब तक नहीं बन सकता था जब तक ओटोमन एम्पायर कमज़ोर न पड़ जाए या टूट न जाए। ऐसे ही हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो ये तक कहती हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ ही इसलिए करवाई गई थी कि ओटोमन एम्पायर बिखर जाए और यहूदी राष्ट्र बनकर सामने आ जाए। ये सच हो या ना हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स को हकाने के पीछे कई इवेंट्स हुए जिसमें प्रोपेगेंडा भी शामिल था। यूनाइटेड स्टेट्स में पूरा माहौल यूरोप की जंग में शामिल न होने को लेकर था। अमरीकी लीडर्स खुल्लम खुल्ला बयान देते थे कि इस युद्ध से हमें कोई सरोकार नहीं, ये यूरोप का युद्ध है। फिर पर्ल हार्बर पर हमला और अचानक कुछ अमरीकी लीडरों के बदले सुरों के कारण अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। ब्रिटेन और फ्रांस का हारा हुआ युद्ध विजय में बदल गया। अब ब्रिटेन को यहूदियों को दिया गया आश्वासन निभाना था। यूरोप से यहूदियों का पलायन शुरू हुआ फिलिस्तीन की ओर। इनको हर प्रकार का संरक्षण ब्रिटिश फौज दे रही थी। जैसे जैसे यहूदी इस क्षेत्र में बसना प्रारंभ हुए, फिलिस्तीनियों में बेचैनी बढ़ने लगी। इस सब का अंत हुआ फर्स्ट पैलेस्टीन वॉर 1948 के रूप में। क्योंकि उस समय तक इसराइल कायम ही नहीं हुआ था, इसलिए इसको पैलेस्टीन वॉर कहा जाता है। इसराइल इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहता है। जो भूमि पैलेस्टीन की थी, जिस पर कहीं दूर बैठकर यहूदियों और ब्रिटिश के दरमियान समझौते के कारण यहूदियों को बसाया गया था, उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना कितना उचित है, ये आप निर्णय लीजिए। अरब दुनिया इसको नकबा कहती है, यानी डिजास्टर। पैलेस्टीन की तबाही। 7 लाख पैलेस्टीनियंस को मजबूर किया गया कि वो उनके पूर्वजों और मूसा और ईसा के समय से जिस स्थान पर रह रहे थे वो वहां से पलायन करें। 500 गांव खाली करा के बुलडोजर चला दिया गया। ये नई जमीनें अब इसराइल देश था जिसको ब्रिटेन और यूएस का समर्थन प्राप्त था। यह सब प्रारंभ हुआ था 30 नवंबर 1947 को, जब यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टीन का पार्टीशन प्लान पास किया था, जिसमें तमाम पैलेस्टीन को डिवाइड करके 2 यहूदी और अरब स्टेट्स बनाने की बात हुई थी। सवाल यह है कि क्या जो डिवीजन उस समय हुआ था वो वहीं पर अब भी कायम है? उस समय का नक्शा देखिए और आज का नक्शा देखिए। यदि 1947 के यूएन के डिवीजन को मान भी लिया जाए तो क्यों साल दर साल पैलेस्टीन सिकुड़ता चला गया और इसराइल बड़ा होता चला गया? जब यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टीन का पार्टीशन प्लान बनाया था तो एक देश में से 2 देश बनाए थे। फिर क्यों दूसरा देश यानी पैलेस्टीन अपना व्यापार स्वयं नहीं कर सकता? किसने उसको आज तक 2G मोबाइल सर्विसेज से आगे नहीं बढ़ने दिया, जबकि इसराइल में 5G और 6G सर्विसेज की बात होती है? यदि यूएन ने
पुराने पैलेस्तीन से यहूदियों और अरब के लिए 2 देश बनाने का रेजोल्यूशन पास किया था, तो फिर क्यों आज इसराइल पानी बंद कर देता है तो गाजा में पीने का पानी नहीं होता? आज कोई पैलेस्टीनियन अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश से व्यापार तक नहीं कर सकता। आज कहाँ है यूनाइटेड नेशंस, कहाँ है इंसाफ? आज इसराइल अपने दर्जन भर मारे गए बच्चों की फोटो मीडिया को दिखा रहा है। हम हमास की एक्टिविटी को कंडेम भी कर चुके हैं, जिन्होंने निहत्थे इसराइलियों को कत्ल किया, लेकिन फिलिस्तीन के बच्चों की तो अनेक वर्षों से फोटोज रिलीज होती रही, जो बच्चे किसी राष्ट्र द्वारा किए गए ब्रूटल अत्याचार के आगे अपनी जिंदगी जी नहीं पाए। आज आप यदि खबरें पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने मां की कोख में एक बच्चे की भ्रूण हत्या की परमिशन नहीं दी अभी तक, क्योंकि उसमें जिंदगी है, जबकि मां नहीं चाहती कि बच्चा जन्म ले। और हमको उन हजारों बच्चों की आहें और रोना बिलखना नहीं सुनाई दे रहा, जिनमें से किसी का हाथ इसराइल द्वारा की गई बमबारी से उड़ गया और किसी का पैर या कोई हमेशा के लिए अंधा हो गया। ये यदि आज पहली बार हो रहा होता तो हम कह सकते थे कि इसराइल को गुस्सा है, क्योंकि हमास ने घुसकर इसराइल के अनेक सिविलियंस की हत्या कर दी। लेकिन ये तो 1948 से लगातार होता आया है। जैसे हमने कहा 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने यदि एक देश के 2 देश बना दिए थे, तो सरहदें यदि वहीं पर रही होती तो आज हमास से बड़ा विलेन कोई नहीं होता। लेकिन पैलेस्टीनियंस की उपजाऊ जमीनें छीनने का सिलसिला जारी रहा, उनके गांव बुलडोजर से गिराकर उन्हें वहां से और पीछे खिसकाने का सिलसिला जारी रहा। यदि कोई बुलडोजर और गन्स के सामने पत्थर लेकर खड़ा होता तो उसको आतंकवादी दिखाने में भी यूनाइटेड स्टेट्स बराबर का साझेदार रहा। इस इतिहास को यदि हम भूल जाएंगे तो फिर हमको केवल हमास ही विलियन दिखाई देगा। जैसा कि मौलाना कल्बे जवाद ने एक प्रदर्शन के दौरान कहा कि यदि हम हमास को आतंकवादी कहते हैं तो फिर गांधी जी भी आतंकवादी थे, क्योंकि गांधी जी भी अपनी ज़मीन को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़े थे और हमास भी वही कर रहा है। हालांकि हम फिर कह रहे हैं, हम हमास या किसी के द्वारा भी निर्दोष व्यक्तियों के कत्ल को या उन पर अत्याचार को सही नहीं ठहराते, ना ही हम इसराइल द्वारा किए जा रहे पैलेस्टीनियंस पर अत्याचार को सही ठहराते। ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो अंधा सपोर्ट इसराइल को दिया है, उसके चलते ही पूरे पैलेस्तीन पर 1948 तक रहने वाले अरब अब कुछ पॉकेट्स में सीमित रह गए। आज गाजा को विश्व की सबसे बड़ी ओपन जेल कहा जाता है। ये जेल बनी कैसे? पैलेस्टीनियंस को तमाम दूसरी ज़मीनों से जिस पर उनके पूर्वज रहते आए थे, एक इलाके की ओर खदेड़ा गया और फिर ऊंची दीवार के पीछे उनको सीमित कर दिया गया। अब वहाँ से भी इनको खदेड़ने की कोशिश प्रारंभ हो गई है। गाज़ा पट्टी में करीब 22 लाख पैलेस्टीनियंस रहते हैं। गाज़ा के उत्तर की ओर जो पैलेस्टीनियंस रहते हैं, उनमें से करीब 10 लाख पैलेस्टीनियंस को अल्टीमेटम दिया गया है कि वो दक्षिण की ओर चले जाए। यानी अब गाज़ा पट्टी का उत्तरी भाग खाली कराने की कोशिश शुरू हो गई और इस कोशिश में साझेदार है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने अपने जंगी जहाज़ उस इलाके में भेज दिए हैं कि गाज़ा को खाली कराने की इसराइल की कोशिश में कोई रास्ते में नहीं आए। तमाम पैलेस्टीनियंस को गाज़ा खाली करा के इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला की ओर भगाया जा रहा है। यहाँ बताना आवश्यक है कि गाज़ा और पैलेस्तीन हरा भरा उपजाऊ क्षेत्र है, जबकि सिनाई पेनिनसुला एक दूर तक फैले रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। इजिप्ट से रेड सी पार करके मूसा और उनके साथी यहूदी जब सिनाई पेनिनसुला में दाखिल हुए थे तो करीब 40 वर्ष तक भटकते रहे थे, उससे बाहर नहीं निकल पाए थे, क्योंकि इस रेगिस्तान से बाहर निकलने का उन्हें रास्ता ही नहीं मिला था। सिनाई पेनिनसुला रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के दरमियान फैला एक दूर तक फैला बेहबान है, जिसमें 60,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी करीब 23,000 स्क्वायर माइल में करीब सिर्फ 6 लाख लोग, और इधर गाज़ा पट्टी में केवल 140 स्क्वायर माइल में 22 लाख लोग रहते हैं। सिनाई इजिप्ट का वो हिस्सा है जो एशिया में आता है। इसी सिनाई इलाके में वो पहाड़ी स्थित है जिस पर मूसा को आग दिखाई गई थी और वो पहाड़ी पर गए तो उनकी खुदा से बात हुई थी। इजिप्ट से पलायन के बाद इसी पहाड़ी पर मूसा 40 दिन के लिए गए थे, तो उनके नीचे उतरने से पहले ही उनकी कौम ने सोने का एक बछड़ा बनाकर उसकी पूजा प्रारंभ कर दी थी। अपने देश की उपजाऊ धरती को छोड़ पैलेस्टीनियंस इस बेबान में रहने पर विवश होते दिखाई दे रहे हैं, उनको इस ओर हकाया जा रहा है। 1948 में पैलेस्टीनियंस को खदेड़ने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ था वो अब नए रूप में सामने आ रहा है। हमास ने तो हमला करके इसराइल का काम आसान कर दिया है। 1000 लाशें ना गिरती तो क्या इसराइल गुस्सा दिखाकर इस क्षेत्र को, गाज़ा पट्टी को खाली कराने का मिशन पूरा कर पाता? फिलिस्तीन अब और सिकुड़ गया है। लाखों फिलिस्तीनी जिन्होंने 1948 में या उसके बाद पलायन किया था, वो दूसरे देशों में ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। गाज़ा के फिलिस्तीनियों को सिनाई पेनिनसुला में
भटकने की इबारत लिखी जा चुकी है। इसराइल पैलेस्तीन युद्ध पर मेरी पिछली वीडियो के नीचे कमेंट करते हुए पास्टर मुस्तफ़ा ने लिखा कि रेवल्यूशन में 4 हॉर्सेस की बात हुई है, ब्लैक, रेड, वाइट और ग्रीन। इनके कलर्स को मिक्स करके पैलेस्तीन का झंडा होता है। इसके राइडर पीएम में लिखा है कि फाइट होगी बहुत एंड टाइम्स में, पर अभी सील ओपन नहीं हुई है, ट्रेलर है ये। वायलेंस को हेब्रू में हमास कहते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन आपने सही कहा, ना मूसा ने फाइट की टीचिंग दी और ना ही मोहम्मद ने, लेकिन बीच वाला कोई रास्ता नहीं। कांग्रेस और बीजेपी तो लड़ रहे हैं, हमास मेरा, इसराइल मेरा। न्यूज़ एंकर भी मज़ा ले रहे हैं, उनको न्यूज़ मिल रही है। लेकिन इस सब लड़ाई और मज़े के बीच हमको बच्चों की वो चीत्कारें और बिलखना नहीं सुनाई दे रहा जो इसराइल और गाज़ा में गूंज रहा है। हमको महिलाओं का रोना पीटना नहीं दिख रहा, हमको पुरुषों की गिरती लाशें नहीं दिख रही, क्योंकि हम भी अमन पसंद नहीं रहे। हमने भी इंसाफ का दामन त्याग कर अपना लाभ और अपना हित देखना प्रारंभ कर दिया है। रियल न्यूज़ इंटरनेशनल पर खबरों का सिलसिला जारी है, इसको देखते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।